ये दोनों प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है अभी। ट्राई किया है आपने घर पे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नो सर। देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहले देखा है केसेस वैसे ही यहाँ पे भी है, सेम एज इट इज़। तो फॉर अ सर्टेन ट्रांजिस्टर बेस करंट इज गिवन, दैट इज 20 माइक्रो एम्पियर, कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर दिया हुआ है, एंड आपका कॉमन इमीटर गेन 80 दिया हुआ है। अब कैलकुलेट आईसीबीओ निकालना है हमें। आईसीबीओ किस में आता है? ये आपके कॉमन बेस में आता है। कॉमन बेस में आता है तो हमें आईसीईओ और आईसीबीओ में रिलेशन अगर पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या क्या हमारे पास गिवन है? तो बीटा है हमारे पास, तो यहाँ पे आप आईसीईओ फाइंड आउट कर सकते हो। तो बीटा गिवन है, आईसी और आईबी गिवन है। इस इक्वेशन में आप पुट करोगे कॉमन एमीटर का जो करंट का रिलेशन होता है इनपुट आउटपुट करंट का। तो आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करोगे, आई सी ई ओ की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको आई सी बी ओ और आई सी ई ओ में रिलेशन पता है, दैट इज़ 1 - अल्फ़ा टाइम्स आई सी ई ओ होता है आई सी बी ओ। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अल्फ़ा की जो रिलेशन बीटा में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बीटा अपॉन बीटा प्लस वन से करते हैं। तो इसमें आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि बीटा हमारे पास दिया हुआ है 80 है। यहाँ पे आप अल्फ़ा पुट करोगे, आई सी ई ओ आपने पहले से निकाल रखा है, तो आई सी बी ओ आपको निकल जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि किस ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, कौन सी बायसिंग हो रखी है, तो आप इजीली उसके रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम था ये, डिज़ाइन बी एन बी बीजेटी सर्किट सच दैट वी ई सी इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट्स, टेक बीटा इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू गिवन है और एक सर्किट दिया हुआ है आपके पास। अब ये सर्किट आप सोच के बताओ कि कौन सा है, कौन सा बायसिंग हो रखा है इसमें। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कौन सा है? बताइए। कॉमन एमीटर कैसे होगा? एमीटर कौन सा टर्मिनल है इसमें? ऊपर वाला है, साइड वाला है, नीचे वाला है? विशाल बताइए, कॉमन एमीटर कौन सा है? सर कॉमन कलेक्टर है। कॉमन कलेक्टर है, ठीक है। कॉमन कलेक्टर क्यों है? क्योंकि कलेक्टर हम ग्राउंडेड सर कर रखे हैं, ग्राउंडेड है ठीक है। मतलब। कलेक्टर आपका ग्राउंडेड है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमें इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ को। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये सर्किट में हमें वैल्यूज़ कहाँ कहाँ की गिवन है। वी ई सी गिवन है, दैट इज़ 2.5 वोल्ट्स। तो वी ई सी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वी ई बी आपका पता है कि जब भी हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट्स होती है, अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आप ले रखे हो तो वी ई बी आपको 0.7 वोल्ट अगर ले रखे हो तो पता है होगा इसकी वैल्यू। बट हमें इसमें के वी एल कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे जब आप के वी एल अप्लाई करोगे। तो के वी एल अप्लाई करने के लिए हम इसमें कैसे के वी एल अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, यहाँ पे इसका वोल्टेज दिया है आपको। तो एक सर्किट यहाँ पे बन सकता है, यहाँ के वी एल आप अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करोगे? इस वाले टर्मिनल को हम पॉजिटिव ऑफ बैटरी मान रहे हैं, तो यहाँ से आप एक पॉजिटिव बैटरी निकालो।
मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? कंफर्म कीजिए। मैंने जो ड्रॉ किया है वो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। ओके। तो ये आपकी बैटरी है और ये आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी की वैल्यू क्या है? 5 वोल्ट्स। तो ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने पहले पॉजिटिव प्लेट लगाया। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है नीचे वाला। तो पॉजिटिव प्लेट 5 वोल्ट पे है, ये ग्राउंडेड है। तो ग्राउंडेड ग्राउंडेड मीन्स इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। तो एक लूप यहाँ बन रहा है, आप ये समझ सकते हो। तो कभी भी आपका ऐसे टर्मिनल पे 5 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये एक बैटरी से कनेक्टेड है और जिसका दूसरा एंड आपके ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपका एक क्लोज लूप बन रहा है। अगर क्लोज लूप बन रहा है तो ऑब्वियसली आप क्लोज सर्किट में केवीएल फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप केवीएल लगाओ, क्या आएगा? केवीएल लगाओ। केवीएल की इक्वेशन क्या होगी? आदित्य, ये पीपीटी मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो, गूगल क्लासरूम में आपको मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट मॉड्यूल का पीपीटी मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि अभी वो नेक्स्ट इस मिड सेम में नहीं आएगा, फाइनल सेम में आएगा। तो जब मैं उसका सर क्लासरूम लिंक दे दो। क्या चीज़? क्लासरूम लिंक। क्लासरूम कोड? जी इसका आप केवीएल आप कोड केवीएल बताओ, केवीएल की इक्वेशन क्या होगी आउटर लूप में? इस लूप में केवीएल की इक्वेशन क्या होगी? क्वेश्चन क्लियर है सबको? आउटर लूप में हमें केवीएल लगाना है। केवीएल की इक्वेशन क्या होगी? चैट बॉक्स में शेयर किया है मैंने गूगल क्लासरूम कोड, एक बार आप चेक कर लो। ओके सर, ठीक है। सो हमें केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। कभी भी केवीएल अप्लाई करना होता है तो करंट की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब जो एमिटर करंट होगा वो इनकमिंग होगा टूवर्ड्स बेस। तो यहाँ से इनकमिंग है तो मतलब जो एमिटर का करंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली जो एमिटर का करंट की डायरेक्शन होगा इनकमिंग है, तो ये दोनों के दोनों जो होंगे वो आउटगोइंग होंगे। तभी आपका अगर यहाँ पे नोडल एनालिसिस करोगे, केसीएल लगाओगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी आएगा। तो ये इनकमिंग है तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इन दोनों की आउटगोइंग हो जाएगी। अब हमें इस लूप में केवीएल अप्लाई करना है। तो मेरा जो कन्वेंशन है, मैं अपने कन्वेंशन से करूँगा तो क्या आएगा? यहाँ पे पहले प्लेट माइनस आ रहा है तो इसकी वैल्यू मैं -5 लिखूँगा, देन प्लस आई ई इंटू आर ई, फिर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है बैटरी का, प्लस 2.5 और यहाँ पे 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 प्लस आई ई आर ई प्लस 2.5 इक्वल्स टू 0। तो इस वाले इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे तो -5 मैं एक साइड लिया था, दूसरे साइड ले जाओगे आप तो वी सी सी इक्वल्स टू आई ई आर ई प्लस वी ई सी आ जाएगा, ठीक है। तो वी सी सी इक्वल्स टू हो जाएगा आई ई आर ई प्लस वी ई सी। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है।
अब यहाँ पे आपको VEC दिया हुआ है, ठीक है, VCC दिया हुआ है, RE दिया हुआ है, तो IE आप फाइंड आउट कर लोगे। IE आएगा आपका 1.25 मिली एम्पियर। उसके बाद जब IE आपके पास आ गया तो IE और IC में रिलेशन हमें पता है, ठीक है, IC इक्वल्स टू अल्फा IE होता है, या बीटा अपॉन बीटा प्लस वन IE होता है। ये सारे रिलेशन हमने पहले प्रूव कर रखे हैं। सो IC इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस वन IE और अल्फा IE। बीटा आपको गिवन है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखोगे आप 60/61 मल्टीप्लाइड बाई IE, तो IE आपके पास है, IC आपका आ जाएगा। जब IC आ जाएगा तो IB भी आपके पास पता है। IB का रिलेशन क्या होता है, IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB, या IB इक्वल्स टू IC बाई बीटा। तो IC आपको मिला हुआ है, बीटा आपका नोन है, IB भी यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे। जब ये सारे करेंट्स आपको पता चल जाएंगे तो हम इस वाले लूप में, ठीक है, इस वाले लूप में हम फिर से KVL अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये आपका रिवर्स बायस है, ठीक है, ये रिवर्स बायस है, ये आपका फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस है तो हम फॉरवर्ड बायस का हमें वोल्टेज पता होता है, जो कि कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट्स, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे हम KVL अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशंस थे। एक लूप यहाँ बन रहा था, एक लूप यहाँ पे बन रहा था, और एक लूप यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला लूप हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रिवर्स बायस है और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल हमें नहीं पता है, तो हम इसके बीच में KVL इस लूप में नहीं लगा सकते, हमें इस लूप में ही KVL लगाना होगा। तो अगर आप इस लूप में KVL लगाते हो तो यहाँ पे आपको RB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इस लूप में KVL लगाने के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे होगा बताइए। KVL इसमें लगाइए आप, कैसे लगेगा। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। करंट की डायरेक्शन हमने पहले से ही निकाल रखा है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, इस वाले टर्मिनल पे आपका नेगेटिव है पोटेंशियल -2 वोल्ट, तो माइनस वाला बैटरी का जो टर्मिनल होगा वो ऊपर होगा, पॉजिटिव वाला नीचे होगा। तो आप इधर से स्टार्ट करोगे, ठीक है, इधर से स्टार्ट करोगे, -5 प्लस IERE प्लस VEB, देन प्लस IBRB, और देन माइनस VBB, क्योंकि यहाँ पे माइनस का टर्मिनल पहले आएगा। प्लस पे यहाँ पे प्लस आ रहा था, माइनस पे यहाँ पे माइनस आएगा। क्लियर है, ये इक्वेशन क्लियर है सबको, कैसे आया। यस सर। सो बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, सारे करंट्स पता है आपको, IERE पता है, VEB पता है, IB आपको पता है, RB आपको निकालना है, VBB आपको -2 वोल्ट दिया हुआ है, और VCC भी आपको गिवन है। तो यहाँ से आपको RB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे, दैट इज FET। विजिबल है सबको, दिख रहा है सबको। यस सर। ओके। यस सर।
सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते क्या हैं? तो बीजेटी में हमने देखा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर उसको बोलते थे। वहाँ पे जो करंट फ्लो होता था वो दोनों कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता था आपका। यहाँ पे आपका जो करंट फ्लो होगा वो हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक होता है आपका जेफिट और एक होता है आपका मॉसफेट। मॉसफेट में एक और कैटेगरी आती है सीमॉस की। तो ये तीनों कैटेगरी हम पढ़ेंगे और इनमें क्या स्पेशलिटी होती है वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच डिपेंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन ऑन द कंट्रोल ऑफ करंट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करके आप करंट को फ्लो कराते हो। और वहाँ पे आप बायसिंग पोटेंशियल देते थे, बायसिंग अरेंजमेंट देते थे, उसके थ्रू आप करंट फ्लो कराते थे। सर ये भी आ रहा है क्या नहीं, इसमें मिड टर्म टू में? ये नहीं आएगा। सर वो कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये अभी बहुत कम ही बच्चे लोग हैं। क्या चीज़ बताना है उसमें? सर मतलब कि प्रीवियस ही रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि सर बहुत कोई अटेंड नहीं कर रहा है अभी क्लास। जो सर उन लोग का छूट जाए। क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो ये तो उनकी गलती है ना। आप समझ नहीं रहे हो। हमारे पास इसके बाद जो लेक्चर्स बचे हैं आपको बता रहा हूँ मैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक हमारे पास है बस। उसके बाद से नेक्स्ट 2 वीक में शायद क्लासेस ना हो, मे बी आपका छुट्टी हो। देन जैन में आपका 25 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक हमारे पास और 1.5 वीक बचा है। सो 1.5 वीक और अभी है ना, जो मतलब एक्स्ट्रा क्लास करके। एक्स्ट्रा क्लास कैसे करोगे आप? सर जैसे टाइम मिला तो सर, जब छुट्टी होगा तो सर रख लीजिएगा 1-2 घंटे का लेक्चर। पीपीटी दिख रही है? विजिबल है सबको? यस सर। ओके। तो बीजेटी आपको क्लियर होगा आई थिंक। बीजेटी का यस सर। ये टॉपिक आपको क्लियर होगा कि क्यों बीजेटी हम बोलते हैं और क्यों इसका यूज़ किया जाता है। बीजेटी में ट्रांजिस्टर हम जब बोलते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर से मतलब होता है। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर मींस कि रेजिस्टेंस उसका ट्रांसफ़र हो रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे। वो कैसे हो रहा है अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं जिसको आप एमीटर बोलते हो। एमीटर में मैक्सिमम करंट को फ्लो कराना है तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड बायस रखते हो। और जब फॉरवर्ड बायस रखते हो तो फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। अगर आपको डायोड का केस याद हो तो डायोड के केस में हम जब फॉरवर्ड बायस करते थे तो फॉरवर्ड बायस में हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। इसको आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक से भी देख सकते हो। आईवी कैरेक्टरिस्टिक में जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप हाई होता था। स्लोप हाई होगा तो हमारा स्लोप और आपका जो रेजिस्टेंस होता है उसके बीच में इन्वर्स रिलेशन हमने देखा था, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा स्लोप होता है वो आपके रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक का जो कर्व आता है वो एक्सपोनेंशियल आता है और एक्सपोनेंशियल में आपको पता ही है कि स्लोप बहुत ही हाई होता है। तो जब स्लोप हाई होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो उस केस में यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। फिर आप आगे जाते हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस
थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप करंट का कंट्रोल कर रहे हो। फिर फर्दर आप आगे जाते हो तो ये वाला रीजन जो होता है ये रिवर्स बायस होता है, और रिवर्स बायस में हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं ट्रांजिस्टर को। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ वाई इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर्स। तो इसमें अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन आता है कि कितने टाइप से हम कॉन्फ़िगरेशन करके इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मटेरियल पे डिपेंडेंसी आती है कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं या एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कर रहे हैं। अगर पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो उसमें होल्स की मेजॉरिटी होगी। अगर एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी। ये वर्किंग आपको क्लियर है? ये वर्किंग मैंने एक्सप्लेन कर रखा था जो वर्किंग सर क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही अभी? हाँ सर ठीक है। तो वर्किंग क्लियर है आपको इसकी? यस सर ओके। वर्किंग क्लियर है। सो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन ये क्लियर होगा आई थिंक। ट्रांजिस्टर ऑपरेशनल मोड्स। सो ऑपरेटिंग अरे मोड्स में एक्टिव मोड आता है, सैचुरेशन मोड आता है, कट ऑफ मोड आता है, और एक रिवर्स एक्टिव मोड आता है। तो ये मोड्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये आपके बायसिंग पे डिपेंडेंट होते हैं कि किस टाइप से आप बायसिंग कर रखे हो अपने फॉरवर्ड और सॉरी जो एमिटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो एमिटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन अगर रिवर्स बायस होगा तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव मोड। जब दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड सैचुरेशन मोड। जब आपका दोनों रिवर्स बायस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कट ऑफ मोड। और जहाँ पे इसका अपोजिट होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका एमिटर बेस रिवर्स बायस होता है और बेस कलेक्टर आपका फॉरवर्ड बायस होता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्टिव मोड। तो रिवर्स एक्टिव मोड का एप्लीकेशन बहुत कम होता है, उसको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए उसका डिस्कशन कहीं पे जनरली दिया नहीं होता है। बट इन तीनों मोड्स का डिस्कशन इसलिए होता है क्योंकि एक्टिव मोड जब आप रखते हो अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में वर्क कराते हो, तो इसको आप एम्पलीफिकेशन के एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी एम्पलीफायर का यूज़ होता है उन जगहों पे अगर ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्टिव मोड में ही परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको वर्क कराना पड़ेगा। तो एक्टिव मोड मतलब क्या होता है कि बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखो और बेस कलेक्टर को आप रिवर्स बायस में रखो। नाउ दूसरा एप्लीकेशन जो ट्रांजिस्टर का हम जनरली देखते हैं वो एज अ स्विच यूज़ करते हैं। स्विच मतलब कि जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको ऑन करोगे तो हाई करंट फ्लो होगा, और जब आप उसको ऑफ करोगे तो ज़ीरो करंट फ्लो होगा। तो जब आप ऑन करते हो तो उसको आप सैचुरेशन मोड में रखते हो। सैचुरेशन मोड मतलब कि दोनों के दोनों जो आपके जंक्शंस हैं वो दोनों फॉरवर्ड बायस में है, और जब आप उसको दोनों को रिवर्स बायस में रखते हो मतलब ऑफ कर दिए, कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड को मिला के हम एज अ स्विच वर्क कराते हैं। तो क्लियर है ये ऑपरेटिंग मोड्स का फंडा? यस सर इसका सर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा। इसके बाद आईवी करेक्टरिस्टिक में क्या है? इसमें आईवी करेक्टरिस्टिक आपका बेस इमिटर जंक्शन के बीच में आपको फॉरवर्ड बायस होगा, यहाँ पे बेस कलेक्टर के बीच में आपका रिवर्स बायस होगा, दोनों डायोड्स हैं। डायोड की आईवी करेक्टरिस्टिक आपको पता है क्या होती है कि भूल गए? यस सर याद है। हाँ, तो वही होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका जब बेस एमिटर होगा तो वहाँ पे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपका एक्सपोनेंशियल होगा। बेस कलेक्टर आपका रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में आपका ज़ीरो होगा अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक पर्टिकुलर वोल्टेज देते हो तो उसके बाद आपका ब्रेकडाउन हो ब्रेकडाउन जाएगा। वोल्टेज। हाँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब अनकंट्रोल्ड करंट फ्लो होगा, तो वही बनेगा। तो वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बोलते हैं, और एक आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों को मिला के बनाते हैं। तो वो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उतना डिटेल में हमें इस टॉपिक को पढ़ना नहीं है अभी। नाउ ट्रांजिस्टर कनेक्शन कितने टाइप से कनेक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में?
तीन टाइप के हमने कनेक्शन देखे हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस का मतलब क्या होता है कि आप इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा टर्मिनल कॉमन है उसको हम बोलेंगे कॉमन बेस। ठीक है, तो अगर बेस कॉमन है तो कॉमन बेस होगा, अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में आपका एमीटर कॉमन है तो कॉमन एमीटर होगा, अगर कलेक्टर कॉमन है तो कॉमन कलेक्टर होगा। इसके बाद कॉमन बेस की बात करते हैं हम। कॉमन बेस में क्या होता है, तो कॉमन बेस में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कॉमन बेस में बेस आपका कॉमन होगा। तो ये आपका इनपुट है जहाँ पे आप सिग्नल दे रहे हो और यहाँ पे आपका आउटपुट आप रिट्रीव कर रहे हो। ठीक है, तो आरसी आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस में आईसी आपका फ्लो कर रहा है, तो आईसी को आप आउटपुट करंट बोल सकते हो। यहाँ पे आपका इनपुट दे रहे हो, इनपुट में आपका एमीटर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनपुट करंट आई हो गया। तो आउटपुट और इनपुट करंट हो गया, ये आपके बाइसिंग वोल्टेजेस हो गए आउटपुट और इनपुट में। इसके बाद जैसे आपका एनपीएन है वैसे ही आप पीएनपी भी बता सकते हो। पीएनपी में भी वही होगा, बस आपका करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और बाइसिंग वोल्टेज का जो जो डायरेक्शन होगा वो भी चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो कॉमन बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक तरीका ये बताया कि इनपुट और आउटपुट के बीच में आप कॉमन टर्मिनल खोज लो, कौन सा कॉमन टर्मिनल है। दूसरा तरीका ये है कि कौन सा सॉरी कौन सा नोड हाई आपका पोटेंशियल। ग्राउंडेड है। ठीक है, कौन सा नोड आपका जीरो वोल्टेज पे है। तो ग्राउंडेड जहाँ पे भी जिस नोड को ग्राउंड करोगे आप, वो सारे नोड्स को एक साथ कंबाइन कर दो और कंबाइन करने के बाद जो भी आपको टर्मिनल मिले, जो भी आपको पॉइंट मिले वो पॉइंट आपका कॉमन होगा। तो कॉमन अगर बेस पे हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ग्राउंड आएगा। कॉमन एमीटर होगा तो यहाँ पे कहीं पे एक ग्राउंड की सिंबल बना होगा, और कॉमन कलेक्टर होगा तो कलेक्टर साइड में आपका ग्राउंडेड होगा। तो ये आपका कॉमन बेस है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं बनाया है लेकिन फिर भी आपको क्लियर है क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन आपका बेस आ रहा है। देन अब आप जब आप इसको कॉमन बेस रख रहे हो और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का एक्टिव मोड में आप वर्क करा रहे हो, तो हमें एक्टिव मोड में पता है कि एम्पलीफिकेशन देता है ट्रांजिस्टर। तो एम्पलीफिकेशन जब देगा तो उसका कुछ फैक्टर होगा, कितने फैक्टर से एम्पलीफाई कर रहा है, इनपुट को कितने फैक्टर से आउटपुट का एम्पलीफाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट को एम्पलीफाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट ही इनपुट और आउटपुट में हमें दिख रहा है, तो करंट को एम्पलीफाई करेगा। तो आई सी अपॉन आई, मतलब आई सी आपका आउटपुट है, आई आपका इनपुट है, तो आई सी अपॉन आई आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा देगा, जिसकी वैल्यू अल्फा हमेशा लेस देन 1 होती है। क्यों लेस देन 1 होती है, इसका लॉजिकल सा रीजन यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। कभी भी आप सर एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है ना? नहीं, इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप एफिशिएंसी 100% कर दोगे तो मतलब आपका बेस करंट जीरो हो गया। बेस करंट जीरो हो गया मतलब यहाँ पे जो आपका ट्रांजिस्टर है उसमें बेस रीजन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बेस रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका ट्रांजिस्टर का मतलब ही नहीं रह गया। दोनों के दोनों सेम टर्मिनल हो गए, दोनों के दोनों सेम हो गए तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा उसका। मतलब एक शॉर्ट सर्किट आप कह सकते हो। शॉर्ट सर्किट मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है करंट पे, कोई भी रेजिस्टेंस आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे बेस रीजन दे रखा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद से अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि आई ई जो होता है वो हमेशा आई सी से बड़ा होता है, तो 1 अपॉन आई है, आई सी अपॉन आई है, तो ऑब्वियसली ये हमेशा लेस देन 1 होगा। अब लेस देन 1 होगा तो कितना होगा, तो ये भी हमें पता है कि जो आई बी की वैल्यू होती है वो बहुत ही लेस होती है, बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ आई ई। तो 5% ऑफ आई ई होगा तो 95% आई आपका आई सी दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी, रेंज होगा इसका अल्फा का, वो 0.9 टू 0.99 तक जा सकता है। तो इसके बाद हमें ये KCL से पता है आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी होता है। एंड ऑल्सो कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस, कलेक्टर डायोड आपका रिवर्स बायस है। तो जब रिवर्स बायस होता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, जिसको हम यहाँ पे लीकेज करंट बोल रहे हैं, ICBO। और ICBO को मैंने स्पेसिफाई किया था कि कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन।
तो यहाँ पे जब आप इनपुट टर्मिनल ओपन कर दोगे तो आउटपुट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं लीकेज करंट, और लीकेज करंट ड्यू टू रिवर्स बायस हो रहा है। तो रिवर्स बायस आपका जब होगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जिसको हम बोल रहे हैं ICBO, कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन। तो टोटल करंट जो आपका आउटपुट में IC मिल रहा है वो क्या होगा, अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO। तो ये तो आपका इनपुट साइड से ट्रांसफ़र हो रहा है आउटपुट साइड में, ठीक है। IE में अल्फा का मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपका आउटपुट में आ रहा है, प्लस रिवर्स बायस अप्लाई करने के बाद जो करंट मिल रहा है ICBO वो आपको टोटल करंट दे रहा है IC। अब इसमें आप अल्फा IC को IB के टर्म्स में भी लिख सकते हो, यहाँ पे IE के टर्म्स में लिखे हो, यहाँ पे IB के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो IB के टर्म्स में लिखने के लिए हमने IE को रिप्लेस कर दिया इस वाले इक्वेशन से IC प्लस IB से। फिर उसके बाद से रीअरेंज करोगे आप तो IC मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा टाइम्स IB आ जाएगा और प्लस ICBO आ जाएगा। 1 माइनस अल्फ़ा को पूरे को डिवाइड कर दो, देन आपके पास आएगा IC इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा IB प्लस ICBO 1 माइनस अल्फ़ा। ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सो इसमें कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। एक आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनता है जिसमें केवल इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, जो इनपुट आपके सर करंट में। थोड़ा, सर प्रीवियस स्लाइड थोड़ा खोलिएगा हाँ सर। बताइए। ओके सर, ठीक है। इसके बाद जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात करते हो तो मतलब केवल इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो इनपुट वेरिएबल्स के बीच में हमने ड्रॉ करना है आई, आपका इनपुट वेरिएबल होगा IE एंड VBE। IE एंड VBE क्यों होगा, इस फिगर से आप देखो, यहाँ पे इनपुट सर दे रहे हो आप तो यहाँ करंट आपका IE है और VBE आपका इनपुट वोल्टेज है। मतलब बेस टू एमीटर क्या आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसको आप VBE बोल रहे हो। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। तो ये आपका IE हो जाएगा और ये आपका VBE हो जाएगा। अब ये जो करंट है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आउटपुट वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आउटपुट में कितना हम रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल इफेक्ट आ रहा है बट उसका इफेक्ट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 वोल्ट जब अप्लाई कर रहे हो आप तो स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है। जब जैसे जैसे आप इसकी रिवर्स बायस की वैल्यू बढ़ा रहे हो, 1 से 10 वोल्ट जा रहे हो, 10 से 20 वोल्ट जा रहे हो, तो सेम पोटेंशियल पे आपको हाई वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब कि VCB जो रिवर्स बायस आप अप्लाई किए हो उस पर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, बट है डिपेंडेंसी कुछ है। उस डिपेंडेंसी को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें आपका जो फैक्टर आता है वो यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप ये मान के चलो कि इसका इफेक्ट आता है, अर्ली इफेक्ट उसको बोलते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आपके सेकेंड ईयर में आएगा तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो ये आपका IV कैरेक्टरिस्टिक है। अब IV कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही क्यों बन रहा है, क्योंकि हम एक डायोड की बात कर रहे हैं, और जब आप डायोड इनपुट साइड में देखो तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस में डायोड का कैरेक्टरिस्टिक एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल जैसे आप डायोड में देखते थे वैसे ही आपका बन रहा है। अप टू सर्टेन कट इन वोल्टेज इसकी वैल्यू 0 होगी करंट की, जैसे ही कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगा एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी करंट में। तो वैसे ही सेम फीचर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिखता है आपका, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये आपका IC है आउटपुट वेरिएबल, और ये आपका VCB है आउटपुट वोल्टेज वेरिएबल। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे जो ये वाला रीजन है 0 से नेगेटिव वाला रीजन है, इस रीजन में आपका करंट की वैल्यू लीनियरली डिपेंडेंट है VCB पे, और जैसे ही आपका 0 से क्रॉस होता है वैसे ही आपका
करंट इंडिपेंडेंट हो जाता है आपका वीसीबी पे, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट मिलने लगता है, मतलब यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन टाइप हो गया। इस वाले रीजन को हम बोल रहे हैं एक्टिव रीजन, ठीक है, और इस वाले रीजन को हम बोल रहे हैं सैचुरेशन रीजन। इस वाले रीजन में जो आपका वोल्टेज है वो रिवर्स बायस है, और इस वाले रीजन में आपका फॉरवर्ड बायस है, और ये वाला रीजन जो है यहाँ पे कट ऑफ है, ठीक है, मतलब ये भी रिवर्स बायस है। तो कट ऑफ रीजन में हमेशा करंट जीरो होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट जीरो है। वोल्टेज सैचुरेशन रीजन में लीनियरली फॉलो हो रहा है, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है। अब ये आप कैसे आ रहा है, ये भी आपका डायोड कैरेक्टरिस्टिक से दिख सकता है। डायोड में जैसे आप ड्रॉ करते हो वैसे ही यहाँ पे भी है, अप टू सर्टेन वोल्टेज वैल्यू ज़ीरो होती है लगभग करंट की, लेकिन उसके बाद ड्रास्टिक चेंज होता है और एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद उसकी वैल्यू अनकंट्रोल्ड वे में फ्लो होती है। तो सेम जैसे हमने डायोड में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी है, बस उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इस पर्टिकुलर वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है जो आप वैल्यू इनपुट वोल्टेज में दे रहे हो, और यहाँ पे करंट पे भी डिपेंडेंसी दिखा रखा है। तो आई ई इक्वल्स टू 0 मिली एम्पियर यहाँ पे है, आई ई इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर पे थोड़ा सा आई सी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ा रहे हो, मतलब इनपुट वेरिएबल जैसे आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका आउटपुट करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। सर सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है? सैचुरेशन रीजन में लीनियरली फॉलो हो रहा है इसका, मतलब लीनियर रिलेशन है, जितना आपका वोल्टेज बढ़ रहा है उसी करस्पॉन्डिंग आपका करंट भी बढ़ रहा है। ये देखो ये पूरा का पूरा लीनियर है, ये लीनियर है, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही एक सर्टेन वोल्टेज को क्रॉस कर रहा है वैसे ही इस वोल्टेज पे डिपेंडेंसी हट जा रही है। तो सैचुरेशन रीजन में जनरली जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लीनियर होता है इन केस ऑफ बीजेटी। एफईटी में दूसरा होता है, एफईटी का इससे रिलेट मत करना। तो बीजेटी में ये हमेशा लीनियर देता है, उसके बाद से इसका इंडिपेंडेंट हो जाता है। आप देख सकते हो इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे अब रहा है। एक्टिव रीजन के अंदर आ जाएगा ना? हाँ एक्टिव रीजन के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, क्लियर है। यस सर, यस सर। इसके बाद रेजिस्टेंसेस की बात आती है, तो इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट वेरिएबल के बीच में, और आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट वेरिएबल के बीच में। देन जैसे हमने कॉमन बेस डिस्कस किया वैसे ही आपका कॉमन एमीटर होगा। कॉमन एमीटर में आपका एमीटर टर्मिनल कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। तो एमीटर टर्मिनल आप कॉमन कर दो, यहाँ पे आप ग्राउंड प्रोवाइड कर दो, तो यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, तो कॉमन एमीटर हो जाएगा। अब कॉमन एमीटर में इनपुट वेरिएबल्स क्या होंगे, तो इनपुट वेरिएबल आपके ये करंट है आई बी, और वोल्टेज बिटवीन वी बी। सो वी बी ई बेस और एमीटर के बीच में कितना वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपका इनपुट वोल्टेज वेरिएबल हो जाएगा। आउटपुट में करंट और वोल्टेज के वेरिएबल्स कौन से होंगे, तो आउटपुट में आपका दिख रहा है आईसी करंट आपका दिख रहा है, और वी सी बी, ठीक है, वी सी बी आपका आउटपुट वेरिएबल हो जाएगा। तो कलेक्टर और वी सी ई, सॉरी एमीटर है यहाँ पे, तो वी सी ई आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा और आउटपुट करंट आई सी होगा। इनपुट करंट आपका आई बी होगा और वी बी आपका इनपुट वोल्टेज होगा। इसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स आपको बायस अप्लाई करना है अगर एम्पलीफायर की तरह यूज़ कराना है इसको। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा उसका कुछ, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा, और बीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट वेरिएबल इज कलेक्टर करंट आई सी, इनपुट वेरिएबल इज इनपुट करंट आई बी। आई सी बाई आई बी आपको हाई मिलेगा, क्यों हाई मिलेगा, क्योंकि आई बी जो होता है वो 5% ऑफ आई होता है और आई सी आपका 95% ऑफ आई होता है। तो ऑब्वियसली जो बीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। नाउ इसकी जो यूजुअल रेंज होती है वो वेरी करती है 20 to 500 डिपेंडिंग ऑन उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन कैसी डोपिंग है और कितना आपको आईसी और आईबी मिल रहा है। देन बीटा और अल्फा में रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है हमें, तो हमें इसका बेसिक रिलेशन पता है। बीटा इक्वल्स टू होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी,
और अल्फ़ा होता है आपका डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पे आई को आप रिप्लेस कर दो आई बी प्लस आई सी से, या यहाँ पे डेल्टा आई बी को आप रिप्लेस कर दो डेल्टा आई ई माइनस आई सी से, डेल्टा आई सी से। तो दोनों तरह से आप दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा या बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। तो ये आपका रिलेशन आता है बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, या दूसरे तरीके से आप करोगे तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये दो रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके बाद बेसिक करंट इक्वेशन हमें पहले पता है कॉमन बेस में क्या थी। अब यहाँ पे हमें कॉमन इमीटर में निकालना है, कॉमन इमीटर में क्या इसका रिलेशन होगा। तो कॉमन इमीटर में आई सी इक्वल्स टू अल्फ़ा आई प्लस आई सी बी ओ में हमें आउटपुट और इनपुट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आई सी और आई बी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। सो आई सी और आई बी के बीच में रिलेशन अगर निकालना है तो आई को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आई को आप रिप्लेस कैसे करोगे, आई बी प्लस आई सी से। सो आई बी प्लस आई सी से करोगे आप, तो यहाँ पे आई ई को आप एक साइड ले आ सकते हो। आई को एक साइड ले आओगे तो 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स आई हो जाएगा, और आई इक्वल्स टू, यहाँ पे इन्होंने आई सी और आई को सिमिलर माना है क्योंकि आई भी बहुत ही स्मॉल होता है। तो सर्टेन केसेस में हम क्या करते हैं कि आई सी और आई को सेम मान लेते हैं। यहाँ पे आप सेम मान के भी निकाल सकते हो। क्यों सेम हुआ सर? क्योंकि जो आई बी होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो माइक्रो एम्पियर्स में होती है, और इनकी वैल्यू आई सी और आई की जो वैल्यू होती है वो मिली एम्पियर्स में होती है। तो अगर आप आई सी और आई की वैल्यू से आई बी की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा अगर आई बी को अगर देखो आप। तो बात समझ रहे हो आप? यस सर। तो हम कई केसेस में जहाँ पे हमें डिफ़िकल्ट होता है इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना, सपोज आई आपको गिवन है और आई बी नहीं गिवन है, और कोई एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपको नहीं दिया हुआ है जिससे कि आप फाइंड आउट कर सको, सपोज अल्फ़ा बीटा आपको नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं जनरली आई सी को आई के इक्वल मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो आई बी का इफेक्ट होगा वो टोटल करंट पे बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जो उसकी क्वांटिटी होती है वो 5% ऑफ एमिटर करंट होती है। तो उसी बेसिस पे आई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा आपका रिलेशन आ जाता है, और यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई बी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई सी बी ओ डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। यहाँ पे आई सी और आई इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा प्लस 1 आई बी, बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, या आई सी इक्वल्स टू अगर आप पुट करोगे तो बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई सी ई ओ आएगा। तो यहीं पे अगर आप इस आई ई को रिप्लेस करके आई बी प्लस आई सी करते हो, ठीक है, आई बी प्लस आई सी करते हो, तो आई सी इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर आप लेते हो तो अल्फ़ा टाइम्स आई बी होगा यहाँ पे। इसको आप फिर से एक बार वो करना, क्या बोलते हैं इसको, प्रूव करना, सॉल्व करना। कैसे करोगे आप? यहाँ पे आई सर आई की जगह आई बी प्लस आई सी रख देंगे, आई की जगह आप आई बी प्लस आई सी रखना। जब आप और फिर सर आई सी को ले जाएंगे। आई सी को आप दूसरे साइड ले जाना, तो जब दूसरे साइड यस आप सर। 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स आई सी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका अल्फ़ा टाइम्स आई बी आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 माइनस अल्फ़ा से आप डिवाइड कर देना पूरे में, तो यहाँ पे आ जाएगा आई सी इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स आई बी प्लस आई सी बी ओ डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो उस सिचुएशन में जो यहाँ पे फैक्टर आता है अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, उसको हम बोलते हैं बीटा, जो आपने प्रीवियस केस में सॉल्व किया है। तो यहाँ से आ जाएगा आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई सी ई ओ, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये इसका प्रूविंग का है। और इसके बाद से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वही सेम जो आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वेरिएबल के बीच में देखा था, और देन आउटपुट वेरिएबल के बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। यहाँ पे भी सेम वही सैचुरेशन रीजन ये वाला होगा, लीनियर रीजन, और जो नीचे वाला रीजन है ये कट ऑफ रीजन होगा, और बाकी का सारा जो ये रीजन दिख रहा है आपको ये एक्टिव रीजन होगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? सर एक्टिव रीजन में सिर्फ सर फॉरवर्ड बाइस काम करता है ना? एक्टिव रीजन में
एमिटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस होता है। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही आपका इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस है। कॉमन कलेक्टर भी, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, क्योंकि उसमें भी आपका जो करंट गेन मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। यहाँ पे भी जो आपको मिलता है करंट गेन वो भी गामा अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इनकी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं और फाइनली कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन है, देन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर में हमने डिस्कस किया था, फिर बीजेटी क्रॉस सेक्शन है और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनपीएन है, देन प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एफईटी पढ़ेंगे। अभी हमारा इसके बाद लैब है 2 से 2 बजे से।